नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल अभी की पाठशाला पर। कैसे दोस्तों, आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जीके जीएस का शानदार सेशन का आगाज़ हो चुका है और फटाफट से सारे लोग आ जाएंगे। क्लास को एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? और बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट के अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, पर्यावरण से रिलेटेड ये सेट था हमारा स्पेशली, ठीक है? इकोसिस्टम और आपका जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड एक रहा है आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक है? तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं कल तक। उनको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है? और आज जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 से यानी कि 101 से हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं सेशन को। सभी का स्वागत है, फटाफट से आ जाइए सारे लोग। तो पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन से कथन आपके सही दे रखे हैं, ठीक है? कह रहा है कि इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रारंभ किया गया है और दूसरा दे रखा है कि इसका जो उद्देश्य है वो वर्ष 2025-26 तक PM10 के संकेंद्रण के स्तर पर 40% की क्या करना है, कमी करना है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 101 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें से सही है वो आपको बताना है। तो बात कर लें यहाँ पर, आपका कह रहा है कि इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आरंभ किया गया है। तो इसकी अगर बात कर लें तो ये किसके द्वारा आरंभ किया गया है, आपका राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। तो ये जो लागू किया गया है वो किसके द्वारा हुआ है, तो ये आपका जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हुआ है, ठीक है? किसके द्वारा, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अगर देखा जाए तो इसको पेश किया गया था। कब पेश किया गया था, तो 2019 में इसको पेश किया गया था। जनवरी 2019 में अगर देखा जाए तो इसको पेश किया गया था, ठीक है? तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे कथन की बात कर लें तो इसका जो उद्देश्य रहा था, ठीक है, वो आपका 2025-26 तक जो है PM10 के संकेंद्रण के स्तर में कितनी परसेंट की कमी लाना था, तो 40% की यहाँ पर कमी लाना था। तो दूसरे कथन की बात कर लें, दूसरा कथन हमारा एकदम सही दे रखा है, ठीक है? दूसरा कथन सही है, तो आंसर हमारा फिर क्या बनेगा, आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 इसका सही जवाब बनेगा। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 102 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। COP21 सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ था? COP21 आपको बताना है कहाँ पर आयोजित हुआ था, ठीक है? सॉरी, आयोजित होना है आपका अभी नवंबर में ये होगा। 11 से 24 नवंबर के बीच में ये होना है। तो ये कहाँ पर बनेगा होगा बताइए? अज़रबैजान, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया या फिर सऊदी अरब? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसमें अगर बात कर लें तो आपका संयुक्त राष्ट्र का जो अगला जलवायु सम्मेलन है ये आपका 11 से 24 नवंबर, ठीक है, कब होगा, तो 11 से 24 नवंबर के बीच ये आयोजन इसका किया जाएगा। और ये कहाँ पर होगा, तो ये अज़रबैजान में होगा। और अज़रबैजान में कहाँ पर, तो बाकू एक जगह है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है? और इससे पहले वाला जो 2023 वाला आयोजन हुआ था COP28, तो COP28 जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो यूएई में ये हुआ था, ठीक है? कहाँ पर हुआ था, तो COP28 अगर की बात कर लें तो ये यूएई में हुआ था। और COP29 आपका कहाँ पर होगा, तो वो आपका जो है अज़रबैजान बाकू में होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 103 है। अंतर फसलीय कृषि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। कह रहा है अंतर फसलीय कृषि प्रणाली में इसमें से एक स्थान पर दो फसलों को एक साथ उगाया जाता है, ठीक है? इसमें कृषि क्षेत्र खरपतवार मुक्त हो जाता है। इसमें फसलों पर कीट पतंगों का प्रभाव जो है क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो अंतर फसलीय कृषि क्या होती है, यानी कि इंटर क्रॉपिंग की बात कर लें तो इंटर क्रॉपिंग प्रणाली में जो है जो कृषि होती है वो बहुफसलीय प्रथा में होती है, यानी कि एक ही खेत में एक साथ या फिर दो या दो से अधिक फसलों की खेती इसमें की जाती है, यानी कि इसमें एक साथ कई फसलें लगाने के लिए अतिरिक्त कृषि भूमि की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है? तो यहाँ पर पहले अगर बात कर लें, पहला आपका ऑप्शन एकदम सही दे रखा है, मतलब पहला कथन हमारा एकदम सही दे रखा है।
और इसमें अगर बात कर लें तो खरपतवार मुक्त भी हो जाता है, ठीक है। एक साथ जब लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, खरपतवार मुक्त भी हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो इससे फसलों में जो कीट-पतंगे हैं उनका प्रभाव भी क्या होता है, इनका प्रभाव भी कम हो जाता है। यानी कि तीनों ही कथन हमारे यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 104, समाचारों में रहने वाला ग्रीन वॉशिंग पद निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो ग्रीन वॉशिंग जो पद है वो किसे संदर्भित करता है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्या बनेगा इसका राइट आंसर? कह रहा है कि किसी कंपनी द्वारा पर्यावरण अनुकूल उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध करवाना, या फिर किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पाद व सेवाओं के पर्यावरणीय अनुकूल होने का झूठा दावा करना, ठीक है। या फिर आधारभूत संरचना के विकास में पर्यावरण की उपेक्षा करना, या फिर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पर्यावरणीय लागतों में अनिवार्य उपबंध कराना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 104 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। और ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इससे पहले भी आप लोगों ने किया है, क्योंकि ये एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके का झूठा दावा होता है। और किसके द्वारा, तो किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पाद व सेवाओं के पर्यावरणीय अनुकूल होने का ये झूठा दावा होता है, ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। तो इसको याद रखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण। तो इसके बारे में आपको विचार करना है, ठीक है। और कौन से कथन सही हैं वो आपको बताना है। तो दो कथन आपके इधर दे रखे हैं और एक कथन आपका आगे दे रखा है, ठीक है। तो पहले ये दो कथन देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो CAMPA के बारे में आपको बताना है। कह रहा है इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी, ठीक है। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रतिपूरक वनीकरण जो कोष प्रबंधन है, इसके लिए अगर देखा जाए तो अप्रैल 2004 में, ठीक है, कब, अप्रैल 2004 में अगर देखा जाए तो ये जो है इसकी अधिसूचना हुई थी। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला तो हमारा एकदम सही है। दूसरा है, इसका उद्देश्य गैर वन उपयोग वाली वन भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए वनीकरण और विकास गतिविधि को बढ़ावा देना। इसकी बात कर लें तो ये भी हमारा एकदम सही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, पहला और दूसरा तो सही है। अगले कथन की तरफ चलते हैं। अगला कथन क्या है आइए देखते हैं। तो तीसरा कथन यहाँ पर आपका दिया गया है। तीसरा कथन कह रहा है, इसके राज्य जो प्राधिकरण की अध्यक्षता है वो मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा की जाती है। तो इसके राज्य प्राधिकरण की अध्यक्षता की अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पर जो राज्य प्राधिकरण की अध्यक्षता है वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, यानी कि उस राज्य के CM द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो यहाँ पर मुख्य वन्यजीव वार्डन के द्वारा इसकी अध्यक्षता नहीं होगी, यानी कि तीसरा कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और जब तीसरा कथन गलत हो जाएगा तो पहला और दूसरा क्या बनेगा, हमारा सही जवाब बनेगा, यानी कि ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5 दिसंबर को मनाए गए विश्व मृदा दिवस की थीम थी, ठीक है। 5 दिसंबर 2023 वाला यहाँ पर जो आपका विश्व मृदा दिवस मनाया गया था उसकी थीम आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। तो क्या था, मृदा और जल जीवन का एक स्रोत, मृदा संरक्षण जीवन संरक्षण, मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन, और मिलकर करें मृदा संरक्षण। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसमें अगर बात कर लें तो 2023 की जो थीम रही है वो कौन सी रही है, तो मृदा और जल जीवन का एक स्रोत, ठीक है। क्या हो जाएगा, मृदा और जल जीवन का एक स्रोत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है और यहाँ पर आपको बताना है, ऑलिव रिडले कछुए के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पर सही दे रखे हैं, ठीक है। ऑलिव रिडले कछुआ आप सभी परिचित हैं इससे। कह रहा है कि ये शाकाहारी होते हैं, IUCN रेड लिस्ट में इन्हें सुभेद श्रेणी में दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। और नर कछुओं का आकार मादा कछुओं से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 107 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो ओलिव रिडले कछुओं की बात कर लें तो दुनिया में पाए जाने वाले जो सभी समुद्री कछुए उनमें से सबसे छोटे
और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ये कछुए हैं, जो कि आपको जो है प्रशांत, अटलांटिक और भारतीय महासागरों के जो गर्म जल हैं उसमें मिल जाएँगे, ठीक है? तो इसमें अगर बात कर लें तो ये शाकाहारी होते हैं, तो ये शाकाहारी तो नहीं होते हैं, ठीक है? इनकी अगर बात कर लें तो ये शाकाहारी तो नहीं होते हैं, ठीक है? तो पहला तो हमारा अगर देखा जाए तो पहला तो हमारा गलत दे रखा है, ठीक है? क्योंकि ये जो पूरा जीवन आपको समुद्र में बिताते हैं और ये जो मछलियाँ होती हैं, उनके अंडे खाते हैं, ठीक है? तो मछलियों का अंडा खाते हैं तो यहाँ पर शाकाहारी तो नहीं होंगे। दूसरे कथन की बात कर लें तो आईयूसीएन रेड लिस्ट में इन्हें सुभेद श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो इसकी बात कर लें तो पिछले कुछ वर्षों से जो ऑलिव रिडले कछुए हैं उनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रही है। इसी वजह से आईयूसीएन की जो रेड सूची होती है उसमें आपका सुभेद श्रेणी में इनको दर्ज किया गया है, यानी कि दूसरा कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नर कछुओं का आकार मादा कछुओं से बड़ा होता है, तो इनमें अगर बात कर लें तो नर और मादा एक ही आकार के होते हैं, ठीक है? बस अंतर थोड़ा-सा ये होता है कि नर की तुलना में मादाओं का जो कवच होता है, ठीक है? नर की तुलना में मादाओं का जो कवच होता है, वो थोड़ा-सा अधिक गोल होता है, ठीक है? वो थोड़ा-सा अधिक गोल होता है, तो यहाँ पर आकार में देखा जाए तो ये सेम ही हो जाएँगे, छोटा-बड़ा नहीं होगा। यानी कि दूसरे कथन की बात कर लें तो दूसरा कथन हमारा यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 108 है। निम्नलिखित युग्म में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? कौन-सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला दे रखा है यहाँ पर, एक तरफ संस्थान है, एक तरफ अवस्थिति है। तो भारत पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान कह रहा दिल्ली में है, ठीक है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कह रहा भोपाल में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कह रहा नागपुर में है और भारतीय वन्य जीव संस्थान कह रहा कोलकाता में है। कौन-सा यहाँ पर गलत दे रखा है वो आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण जो संस्थान है वो आपको दिल्ली में ही मिलेगा, आप सभी जानते हैं, ठीक है? और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका कहाँ पर मिलेगा? तो प्रबंधन संस्थान की जब बात आएगी तो आपको भोपाल में मिलेगा और यही जब भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की बात आएगी प्रबंधन की जगह, तो वो आपको देहरादून में मिलेगा, ठीक है? जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रबंधन की जगह अनुसंधान आ जाएगा, तब वहाँ पर देहरादून करेंगे। फिर है आगे राष्ट्रीय पर्यावरण शोध जो संस्थान है वो नागपुर में मिलेगा, ये भी हमारा सही दे रखा है, ठीक है? बात कर ले भारतीय वन्यजीव संस्थान की, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान यहाँ पर 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और ये कोलकाता में कह रहा, तो ये कोलकाता में नहीं बल्कि कहाँ पर आपको मिलेगा, तो ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा और उत्तराखंड में कहाँ पर, देहरादून में, ठीक है? तो ये देहरादून वाला हो जाएगा, तो हमारा डी नंबर क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, ठीक है? डी नंबर गलत दे रखा है और गलत की ही पहचान करना था यहाँ पर, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 109। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन वाहनों के नए उत्सर्जक प्रतिमानों के निर्धारण हेतु किया गया था? तो कौन सी यहाँ पर समिति का गठन आपको बताना है कि जो जो उत्सर्जक होते हैं उनके निर्धारण हेतु किया गया था। तो सुब्रमण्यम समिति, भूरेलाल समिति, कस्तूरी रंगन समिति या फिर अग्रवाल समिति। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो इसमें बात कर लें कौन सी समिति आती है, तो ये आती है भूरेलाल समिति, ठीक है? 2004 में अगर देखा जाए तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है? 2004 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और यहाँ पर अगर बात कर लें भूरेलाल समिति इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 110। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 क्या दे रखा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू कार्बन को उचित रूप से निर्दिष्ट करता है? तो ब्लू कार्बन को उचित रूप से निर्दिष्ट करता है, कौन निर्दिष्ट करता है बताइए? तो सागरों एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन, वायुमंडल में विद्यमान कार्बन, कृषि मृदा में संग्रहित कार्बन या फिर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन। तो ब्लू कार्बन के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है? कौन सा कथन एकदम सही हो जाएगा? तो ब्लू कार्बन किसको बोलते हैं? तो ब्लू कार्बन यहाँ पर सागरों एवं तटीय जो पारिस्थितिक तंत्र द्वारा संग्रहित कार्बन होता है उसी को हम बोलते हैं ब्लू कार्बन, ठीक है? और ब्लू कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र में आपका मैंग्रोव हो गया, ज्वारीय हो गया और लवणीय दलदल और समुद्री घास अगर देखा जाए तो ये सभी आते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर आपका 111, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अवस्थित जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है भारत में स्थित। अंडमान निकोबार, थार मरुस्थल, पूर्वी घाट और पूर्वी हिमालय। बताइए। तो चार अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये हॉटस्पॉट क्षेत्र मिलते हैं। एक तो इंडो बर्मा क्षेत्र होता है, ठीक है। कौन सा होता है? एक तो इंडो बर्मा क्षेत्र, एक हिमालय क्षेत्र आ जाता है, एक आपका पश्चिमी घाट आता है और एक सुंडालैंड क्षेत्र आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर कौन बन जाएगा? पूर्वी हिमालय, ठीक है। क्या बन जाएगा? पूर्वी हिमालय बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्लोस्ट्रीडियम, क्लेबसिएला और क्लोरोबियम और रोडोस्पाइरलम उपर्युक्त में से कौन से जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक कौन से हैं वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बताइए। तो इसमें अगर बात कर लें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वायुमंडल में जो नाइट्रोजन को कुछ जीवाणु प्रजातियां जैसे राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, ये सभी अगर देखा जाए तो प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा अमोनिया में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। और दिए गए ऑप्शन में से अगर बताएं देखेंगे तो आपका कौन कौन सा आ जाएगा। तो ये आपका अगर आएगा क्लोस्ट्रीडियम भी आएगा और क्लेबसिएला भी इसमें आएगा, फ्लोरोबियम भी आएगा और रोडोस्पाइरलम भी आएगा। यानी कि अगर बात कर लें तो यहाँ पर दिए गए चारों ही, ठीक है, आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक हैं। इसके अलावा और भी हैं जो राइजोबियम और इजोटोबैक्टर हमने बताया, तो ये भी अगर देखा जाए तो ये भी इसमें सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 113 है, हिमालय सीमा के निकट भूमि धसाव की जांच हेतु निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? बताइए। जोशीमठ वाला आपको ध्यान होगा, ठीक है। जोशीमठ वाली घटना आपको ध्यान होगी, जहाँ पर जो है आपकी ये दरारें पड़ गई थी घरों में, है ना। दरारें पड़ गई थी और बहुत सारी जगह धंसाव जो है हो गया था। तो उसी की जांच के लिए आपको बताना है कौन सी समिति का गठन किया गया था। केसी अग्रवाल समिति, महेश चंद समिति, मासेलकर समिति या फिर हनुमंत राव समिति। कौन सी समिति आएगी इसमें से, बताइए। तो इसमें अगर बात कर लें तो कौन सी समिति आई थी? तो महेश चंद समिति आई थी, ठीक है। कौन सी समिति आई थी? तो महेश चंद समिति यहाँ पर आई थी। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। और हनुमंत राव समिति की बात कर लें तो ये पंचायती राज संस्थाओं के लिए है, हनुमंत राव समिति आपका। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 114, नील कुरुंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नील कुरुंजी के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर सही दे रखे हैं, ठीक है। सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला कथन दे रखा है कि यह 16 वनों की विशेषता है, ठीक है। दूसरा है कि यह 22 वर्षों में एक बार पुष्पित होता है। और तीसरा है पालियान आदिवासी समूह इसके आधार पर अपनी आयु की गणना करता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। नील कुरुंजी। तो नील कुरुंजी की बात कर लें तो एक झाड़ी पौधा होता है जो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के 16 वनों में पाया जाता है, ठीक है। 16 वनों में पाया जाता है। तो पहला कथन तो हमारा एकदम सही दे रखा है। नील कुरुंजी की बात कर लें तो नील कुरुंजी के जो प्रत्येक फूल होते हैं वो 12 वर्षों में एक बार खिलते हैं। कब? 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 22 वर्षों में दिया है तो 22 नहीं, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा कथन हमारा क्या बनेगा? दूसरा कथन हमारा एकदम गलत बन जाएगा, ठीक है। अगला बात कर लें तो पालियान आदि समूह जो होते हैं वो इसके आधार पर अपनी आयु की गणना करते हैं। यानी कि तीसरा भी हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा भी हमारा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अपनी उम्र की गणना वो इसी फूल की अवधि से ही करते हैं, ठीक है। तो एक और तीन हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 115। क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में उत्पन्न हुई है? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आपको बतानी, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में उत्पन्न हुई है? रियो सम्मेलन में, क्योटो सम्मेलन में, बाली सम्मेलन में, या फिर कानकुन सम्मेलन में? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 115 और इसका सही जवाब आप सभी बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कानकुन कहाँ पर है? मैक्सिको में आपको कानकुन मिलेगा, ठीक है। और यहीं पर अगर बात कर लें तो आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पहली बार हरित जलवायु जो कोष है उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। कानकुन सम्मेलन, तो यहाँ पर कानकुन सम्मेलन तो होगा नहीं, ठीक है। बात कर लें यहाँ पर बाली सम्मेलन की, तो बाली सम्मेलन की बात कर लें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपको इंडोनेशिया में मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा? इंडोनेशिया में मिलेगा। तो इसकी अगर बात कर लें तो यहाँ पर भी इसका आयोजन नहीं हुआ था, यानी कि ये यहाँ पर सम्मेलन नहीं हुआ था। क्योटो सम्मेलन की बात कर लें तो क्योटो सम्मेलन आपका काफ़ी चर्चित रहा है, ठीक है। 11 दिसंबर 1997 को अगर देखा जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था, और लागू की बात जब आएगी तो 16 फरवरी 2005 में इसको लागू किया गया था आपका क्योटो सम्मेलन, ठीक है। और क्योटो सम्मेलन ही अगर देखा जाए तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा लेकर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 116 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। समुद्री टारडिग्रेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री टारडिग्रेड के बारे में बताना है आपको, कौन से कथन यहाँ पर सही दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला कथन है यहाँ पर कि ये 6 पैरों वाले सूक्ष्म जीव हैं। दूसरा कथन है या अपने लचीलेपन और जीवित रहने की क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है इन्हें जल भालू के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कौन से कथन सही हैं बताइए। टाइड टार्डिग्रेड्स, तो टार्डिग्रेड्स को अक्सर अगर देखा जाए तो जल भालू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इनको अक्सर जल भालू कहा जाता है। तो तीसरा कथन हमारा एकदम सही दे रखा है, ठीक है। और ये पानी में पाए जाने वाले अगर देखा जाए तो 8 पैरों वाले सूक्ष्म जानवर होते हैं, ठीक है। कितने पैर होते हैं इनके? तो 8 पैर होते, तो यहाँ पर 6 पैर बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कितने पैर होते? तो इसमें 8 पैर होते हैं, ठीक है। और ये अपने लचीलेपन और जीवित रहने की क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध होते हैं काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात कर ले तो दूसरा और तीसरा हमारा सही दे रखा है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दिए गए जो आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, उनके राज्य हैं, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ऊषा कोठी अभ्यारण्य कह रहा उड़ीसा में है, कुगती अभ्यारण्य कह रहा हिमाचल प्रदेश में, गोंडला अभ्यारण्य मणिपुर में, और मानस अभ्यारण्य असम में है। तो कुछ यहाँ पर नए अभ्यारण्य भी आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर मानस की बात कर लें तो मानस तो आप सभी को पहले से ही रटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये तो हमारा एकदम सही दे रखा है, ठीक है। ऊषा कोठी अभ्यारण्य की बात कर लें तो ऊषा कोठी आपका उड़ीसा के संबलपुर में मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। कुगती अभ्यारण्य की बात कर लें तो आपको हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर में मिल जाएगा, ये भी हमारा सही है। गोंडला अभ्यारण्य, तो गोंडला अभ्यारण्य की बात कर लें तो यहाँ पर क्या दे रखा है? मणिपुर दे रखा है। जबकि जो मोंडला अभ्यारण्य है आपका वो कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको गोवा में मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको गोवा में मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि यही हमारा गलत दे रखा है, ठीक है। तो गोंडला अभ्यारण्य को आपको याद रखना है, काफ़ी खूबसूरत और लोकप्रिय अभ्यारण्य है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, सिंह पुच्छ बंदर निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य की विशेषता है? तो सिंह पुच्छ बंदर आपको बताना है किस अभ्यारण्य की विशेषता है। अन्नामलाई अभ्यारण्य की, मानस अभ्यारण्य की, दाचीगाम अभ्यारण्य की, या फिर दंपा अभ्यारण्य? तो सिंह पुच्छ बंदर आपको कहाँ पर मिलेंगे बताइए। लायन टेल्ड मकॉक भी इनको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लायन टेल्ड मकॉक। और ये दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के मूल निवासी बंदर होते हैं, जिनकी जो पूंछ होती है बहुत लंबी होती है। और जंगली सिंह पूंछ वाले जो मकाक का जीवन प्रत्याशा बोली गई है वो 20 वर्ष इनकी जीवन प्रत्याशा बताई गई है, यानी कि 20 वर्ष लगभग ये जीवित रहते हैं।
और इनकी बात कर लें तो ये कहाँ पर है, तो दक्षिण भारत मैंने बताया, तो निश्चित रूप से ये कहाँ पर हो जाएंगे, अन्नामलाई अभयारण्य में होंगे। ठीक है, कहाँ पर, अन्नामलाई में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात कर ले ए की, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 119। क्वेश्चन में है कि हाल ही में समाचारों में रहा अटलांटिक सैल्मन सैल्मन तो अटलांटिक सैल्मन निम्नलिखित में से क्या है? क्या है अटलांटिक सैल्मन? तो मछली की एक प्रजाति है, नवीन खोजा गया जीवाश्म है, या फिर अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की घास है ये, या फिर अमेजन वनों में पाया जाने वाला आर्थिक महत्व का एक पौधा है। तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसकी बात कर लें तो यह जो है एक प्रकार की मछली है। ठीक है, मछली की एक प्रजाति है ये आपका अटलांटिक सैल्मन, और ये सैलामोनेडी जो परिवार है उसकी अगर देखा जाए तो प्रजाति है, और यह मीठे और खारे पानी दोनों जगह पर रह सकती है। ठीक है, दोनों जगह पर रह सकती है। और इसमें अगर बात कर ले तो क्यों चर्चा में था, तो इसकी आबादी में देखा जाए तो काफ़ी गिरावट आई है, यानी कि 23% की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। और यहाँ पर अगर बात कर लें तो IUCN की जो रेड सूची है उसमें से संकटापन की श्रेणी में इसको रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 120 है। यूरिया गोल्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यूरिया गोल्ड के बारे में आपको बताना है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। कह रहा है कि यह सल्फर लेपित यूरिया की किस्म है एक, या नाइट्रोजन के क्रमिक विमोचन की सुविधा प्रदान करता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको बताना है, कौन सा यहाँ पर सही है, बताइए कौन सा यहाँ पर सही है। तो यूरिया गोल्ड की बात कर लें तो यूरिया गोल्ड का निर्माण जो होता है सल्फर के साथ मिलाकर 37% आपका नाइट्रोजन होता है और 17% आपका सल्फर होता है। ठीक है, दोनों को मिला के एक मिश्रित तैयार करके एक उर्वरक बनता है जो कि आपका यूरिया गोल्ड होता है, यानी कि सल्फर लेपित यूरिया की एक किस्म है। ठीक है, आगे अगर बात कर लें तो यह नाइट्रोजन के क्रमिक विमोचन की सुविधा प्रदान करता है, तो ये भी हमारा कथन सही दे रखा है, यानी कि दोनों कथन हमारे क्या हो जाएंगे इसमें, दोनों कथन हमारे इसमें सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और यहाँ पर कुछ उद्यान की विशेषता दी गई है, और ये जो विशेषता है वो कौन से उद्यान की है ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। कह रहा है कि यह राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत की ऊंची पर्वतमालाओं में स्थित है, और यह लुप्तप्राय पहाड़ी बकरी, नीलगिरी ताहर के प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है, तथा उनके संरक्षण के उद्देश्य से ये बनाया गया है। इसमें बड़े पैमाने पर नील कुरुंजी के फूलों को खिलते हुए भी देखा जा सकता है। नील कुरुंजी का पुष्प जो कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो अब आपको बताना है ये कहाँ पर मिलेगा। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान में, या फिर मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में, कहाँ पर मिलेगा ये आपको उद्यान, ये आपको बताना है। मतलब कौन सा उद्यान है ये जिसमें ये मिलता है। ठीक है, बताइए। तो नीलगिरी ताहर आप सभी को पता है पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली एक लुप्तप्राय पहाड़ी बकरी है। ठीक है, और ये प्रजाति अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट में लगभग 400 किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि केरल और तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। और इसमें अगर बात कर लें तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एराविकुलम। ठीक है, क्या हो जाएगा, एराविकुलम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केरल में अगर देखा जाए तो ये पड़ता है उद्यान आपका, कहाँ पड़ता है, तो केरल में आपका ये उद्यान पड़ता है। नागरहोल आपको पता है कि ये कर्नाटक का एक जो है महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है। और इंदिरा गांधी की बात कर ले तो इंदिरा गांधी आपका तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो मिलेगा, और मुकुर्थी की बात कर ले तो ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ये भी तमिलनाडु में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 122। हाल ही में समाचारों में रहा होप होप स्पॉट, तो होप स्पॉट आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या है। तो होप स्पॉट प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र है, या फिर जैव भौगोलिक क्षेत्र है, या मैंग्रोव वन संरक्षित क्षेत्र है, या समुद्री संवेदनशील क्षेत्र है। क्या है होप स्पॉट, तो होप स्पॉट्स की बात कर लें तो समुद्री जो संवेदनशील क्षेत्र है,
क्षेत्र है समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से जो यहाँ पर अगर देखा है तो रिजर्व रहता है, ठीक है। तो इसकी अगर बात कर लें तो यही होता है आपका होप स्पॉट, यानी कि समुद्री संवेदनशील क्षेत्र। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 123। विश्वतीय वन बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्वतीय वन बायोम के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर सही दे रखे हैं। पहला कथन है इसकी नेट प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। दूसरा है इसके प्राणी शीतकाल में क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। यह संपूर्ण विश्व के लगभग 1/4 क्षेत्र में विस्तृत है। और आपको बताना है कौन से यहाँ पर कथन सही दे रखे हैं, ठीक है। कौन से कथन सही हैं बताइए। तो विश्वतीय वर्षावन बायोम, इसमें अगर बात कर ले तो इसका जो विस्तार मिलेगा आपको सामान्यतः कहाँ पर मिलेगा? 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। और वर्ष भर में इसमें जो देखा जाए तो उच्च वर्षा होती है, यानी कि औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। और जो तापमान की बात आएगी तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग यहाँ पर रहता है, ठीक है। और इसी कारण से यहाँ पर अगर देखा जाए तो सदाबहारी वर्ष, इसे सदाबहारी वर्षा वन बायोम भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो जब सदाबहार वाला हो जाएगा, वर्षा अच्छी होगी तो नेट प्राथमिक उत्पादकता भी यहाँ पर क्या होगी? सर्वाधिक होती है, यानी कि 40% यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्राथमिक उत्पादन का यहीं पर उत्पादन होता है विश्व का, ठीक है। विश्व का जो कुल नेट प्राथमिक उत्पादन होता है उसका जो 40% होता है वो यही विश्वतीय वन बायोम में होता है। तो पहला हमारा एकदम सही दे रखा है, ठीक है। आगे अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो प्राणी शीतकाल में, इसके प्राणी शीतकाल में प्रवास करते हैं, ठीक है। शीतकाल में प्रवास करते हैं तो इसकी अगर बात कर लें तो यहाँ पर वृक्षों की अगर देखा जाए तो अलावा एपीफाइट और लियाना जैसी लताएं हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी विकसित हुई हैं। और यही वनस्पतियों में क्या होती है? वर्ष भर वृद्धि रहती है। इस वजह से क्या होता है? आहार की जो आपूर्ति है वो साल भर बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो प्राणी होते हैं उनको प्रवास नहीं करना पड़ता है, ठीक है। प्रवास नहीं करना पड़ता है क्योंकि अच्छी बारिश होती है, हमेशा वनस्पतियाँ रहती हैं। तो यहाँ पर प्रवास करने की ज़रूरत इनको नहीं पड़ती, क्योंकि प्रवास करने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब जो है यहाँ पर जो आपके जो रहते हैं प्राणी, उनको किसी प्रकार की दिक्कत होगी खाने की, ठीक है, या फिर आवास की दिक्कत होती, तभी वो प्रवास करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो दूसरा हमारा हो जाएगा गलत। यह संपूर्ण विश्व के लगभग 1/4 क्षेत्र पर विस्तृत है। तो इसकी अगर बात कर लें तो यहाँ पर 1/4 नहीं बल्कि इस बायोम का जो क्षेत्रफल है समस्त विश्व का मात्र 13% है। कितना है? 13% है ये सिर्फ। तो तीसरा कथन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये 13% भी सिर्फ होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? आंसर हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला सही है, तो ओनली वन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट आपको बताना है किसके द्वारा जारी की जाती है, फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके रिपोर्ट की बात कर ले तो WWF के द्वारा ये जारी की जाती है, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा जारी की गई है। और बात कर लें ये कौन सा है, तो प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष, और इंग्लिश में WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 125। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन जो नियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना? विचार करना है। और कौन से कथन सही हैं वो आपको बताना है। बताइए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जो संशोधन नियम आया था 2021 का, उसके बारे में कौन सा यहाँ पर सही है, ठीक है। पहला दे रखा है इनमें जो है वो एकल प्रयोग प्लास्टिक को परिभाषित किया गया है, ठीक है, एकल प्रयोग प्लास्टिक को परिभाषित किया गया है। तो इसमें अगर बात कर लें तो जो है जो प्लास्टिक फेंकने या फिर रिसाइकिल करने से पहले एक ही प्रयोजन है तो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें अगर देखा जाए तो इसका ये यहाँ पर परिभाषित किया गया है। तो पहला तो हमारा एकदम सही। एकल प्रयोग का मतलब जो दोबारा आपको रिसाइकिल करके प्रयोग में ना लाए जा सकें, ठीक है। तो इसी में अगर देखा जाए तो परिभाषित किया गया था।
अगला है कह रहा है कि इनमें प्लास्टिक की थैलियों की मोटाई 25 माइक्रोन निर्धारित की गई थी। तो इसमें अगर बात कर लें तो 25 माइक्रोन नहीं, बल्कि यहाँ पर जो आपकी मोटाई थी वो जो है 120 माइक्रोन कर दी गई थी। ठीक है, कितनी कर दी गई थी? तो 120 माइक्रोन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2022 में हो गई है, और 2021 में अगर बात कर लें तो 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन की गई थी। ठीक है, और ये 120 जो माइक्रोन है इसकी अगर बात कर लें तो ये 2022 के आंकड़े से है। ठीक है, तो दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर 10 वर्षों की यहाँ पर कह रहा है कि सज़ा। ठीक है, 10 वर्षों की सज़ा कह रहा है, तो यहाँ पर 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान नहीं है, बल्कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। कितना? तो 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है इसमें, और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है आपका। ठीक है, तो 1 लाख तक का जुर्माना है और 5 वर्ष तक की सज़ा है। तो तीसरा भी हमारा क्या हो जाएगा? कथन गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा सिर्फ, और कथन जो पहला है वो ही सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 126। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने, एडवर्ड ओ विल्सन ने, फ्रेडरिक रेडजल ने, या फिर डब्ल्यू जी रोजन ने। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 126, और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जैव विविधता शब्द की बात जब आएगी तो 1986 में यहाँ पर जो रहे हैं आपके वाल्टर जी रोसेन, उन्होंने अगर देखा जाए तो इसका प्रतिपादन किया था। कौन हो जाते हैं? वाल्टर जी रोशन। ठीक है, रोजन, तो डब्ल्यू जी रोजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 127, यहाँ पर आपको बताना है हाईसी पर संयुक्त राष्ट्रीय संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाईसी पर संयुक्त राष्ट्र संधि के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पर सही हैं वो आपको बताना है। कह रहा है यह एक बाध्यकारी संधि है और हाईसी पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। बताइए। तो हाईसी मतलब यहाँ पर हाईसी पर संयुक्त राष्ट्र संधि राष्ट्रीय सीमाओं पर सीमाओं के बाहर दुनिया महासागरों की रक्षा के लिए संधि है। ठीक है, तो महासागरों के लिए रक्षा की संधि है यहाँ पर, और इसे अगर बात कर ले तो महासागरों के लिए पेरिस समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पेरिस समझौता भी कहा जाता है, और ये एक प्रकार की कानूनी बाध्यकारी संधि है जिसका जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्री जीवन की रक्षा करना है। ठीक है, तो बाध्यकारी संधि है, पहला हमारा एकदम सही है। इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक आपका, ठीक है, 2030 तक समुद्र के 30% को कवर करने वाले जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनको स्थापित करना है। ठीक है, और इसमें अगर बात कर लें आपका तो 1958 के जिनेवा अभिसमय के अनुसार समुद्र के वे हिस्से जो प्रादेशिक जल या फिर किसी के आंतरिक जल में शामिल नहीं है हाईसी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो हाईसी का मीनिंग भी आप समझ लीजिए, एक बार फिर से बता देते हैं कि समुद्र के वे हिस्से जो प्रादेशिक जल या फिर किसी भी देश के आंतरिक जल में शामिल नहीं है वो क्या बन जाते हैं? वो हाईसी के रूप में जाने जाते हैं। और हाईसी में संसाधनों के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए कोई भी देश उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 128, और यहाँ पर आपको कुछ मैंग्रोव स्थल दे रखे हैं, उनको आपको उनके राज्यों से क्या कराना है? मैच कराना है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। कोरिंगा, पिचवरम, करवार, मालवन, इन सब के बारे में आपको बताना है। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर? तो कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात कर लेंगे, मैंग्रोव स्थल की बात कर लेंगे, तो ये आपको आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के समीप मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के समीप मिलेगा। तो कोरिंगा को आंध्र प्रदेश से मिला लेंगे। पिचवरम की बात आएगी तो भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है ये, और तमिलनाडु में चिदम्बरम के पास आपको ये मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? तमिलनाडु में चिदम्बरम के पास मिलेगा। कारवार मैंग्रोव स्थल की बात कर ले तो करवार जो मैंग्रोव स्थल है वो आपका कर्नाटक में स्थित है। और मालवन की बात कर ले तो मालवन मैंग्रोव स्थल आपको
महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 2 1 4 3 बनेगा। क्या बनेगा, 2 1 4 3, और 2 1 4 3 आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 129 है, हर्मिट केकड़ा एवं सी एनीमोन के मध्य संबंध निम्नलिखित में से किस अंतःक्रिया को प्रदर्शित करता है। हर्मिट केकड़ा और सी एनीमोन के मध्य कौन सा संबंध यहाँ पर प्रदर्शित होता है, ये आपको बताना है। सहभोजिता का होता है, सहयोगकारिता का होता है, परजीविता का होता है, या स्पर्धा का होता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो सहभोजिता की बात कर लें तो सहभोजिता उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें जो दो प्राणियों के मध्य आपसी सामंजस्य एवं समझ के साथ एक साथ रहना और भोजन करना शामिल होता है। यानी कि इसमें जो सहभोजी प्राणी होते हैं एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं बल्कि लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, जैसे हर्मिट केकड़ा और आपका एनीमून हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सहभोजिता का हो जाएगा। और इसमें अगर आसान भाषा में तो बगुला और भैंस वाला भी आप रीजन दे सकते हैं। ठीक है, बगुला और भैंस वाला भी रीजन आप दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बगुला होता है वो भैंस के शरीर पर बैठकर क्या करता है, उसकी चमड़ी या फिर जो कीड़े होते हैं जो वहाँ पर पड़े होते हैं कीटाणु या फिर कीड़े कह सकते हैं, तो उनको खाता है। इससे क्या होता है, भैंस को भी लाभ होता है और साथ साथ में बगुले का भोजन भी हो जाता है। ठीक है, तो सहभोजिता यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित सबसे बड़े बाघ अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। तो भारत में स्थित सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, नागार्जुन सागर सैलम, श्रीशैलम, कालकड़ मुडनराई, नवेगांव नागजीरा, या फिर बिलगिरी रंगनाथ। तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो नागार्जुन श्री सागर टाइगर रिजर्व यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 131 है, निम्नलिखित में से किन तत्वों की कमी से पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की दर में कमी आती है। तो खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की दर में कमी आती है कौन से तत्वों की कमी से, पोटेशियम एवं कैल्शियम, सल्फर एवं मैग्नीशियम, मैग्नीज एवं बोरान, या फिर बोरान एवं पोटेशियम। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 131 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, और सेशन को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर ले तो बोरान और पोटेशियम की कमी से अगर देखा जाए तो खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की दर में क्या आती है, कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो एक तरफ वन्यजीव दे रखे हैं और एक तरफ आयुसीएन की कौन सी श्रेणी में ये रखे गए हैं वो दे रखे हैं। और ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपका आरओ एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो हिमालयन ताहर की बात कर लें तो हिमालयन ताहर आपकी पहाड़ी ढलानों में हिमालय के जंगलों में मिलेगी। और आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसकी अगर बात कर लें तो खतरे के करीब में सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि इसका शिकार अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है, ये संकटग्रस्त में आ चुकी है, यानी कि संकटापन्न श्रेणी में आ चुकी है। एकदम सही दे रखा है। डुगोंग की बात कर लें तो डुगोंग को आपको यहाँ पर सी काऊ भी कहते हैं, यानी कि समुद्री गाय भी बोला जाता है इसको। और इसमें अगर बात कर लें तो ये संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, यानी कि सुवेद या फिर कह लीजिए संवेदनशील श्रेणी में इसको रखा गया है। पेंगोलिन की बात कर लें तो पेंगोलिन भी आपका किस में आ जाएगा, तो पेंगोलिन आपका संकटग्रस्त सूची में आएगा। ठीक है, किसमें आएगा, संकटग्रस्त सूची में। और ये पेंगोलिन होता क्या है, तो ये एक रात्रिचर स्तनधारी होता है जो बिलों को क्या करते हैं, खोदते हैं और चींटी और दीमकों को क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो ये भी पेंगोलिन भी हमारा संकटग्रस्त में आता है। ठीक है, और आगे बात कर लें यहाँ पर हम आपका सुनहरा लंगूर। तो गोल्डन लंगूर या फिर सुनहरा लंगूर की बात कर लें तो इनको फर के रंग के आधार पर इनको पहचाना जाता है। और इसको कह रहा है कि अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रजाति की बात कर लें तो संकटापन्न श्रेणी में आता है, ये अति संकटग्रस्त में नहीं आता है। किस में आता है,
तो ये भी अगर देखा जाए तो संकटापन्न श्रेणी में आएगा। ठीक है, संकटापन्न श्रेणी में आ जाएगा। तो डी वाला हमारा क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 133। राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर एकदम सही दे रखा है। पहला कथन है कि केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। दूसरा कथन है इनमें अधिवास एवं मानव गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए, क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसमें बात कर लें तो राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में आपको बताना है। तो राष्ट्रीय उद्यान राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों, किसी क्षेत्र को अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। ठीक है, और राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं एवं पूर्व परामर्श और अनुमोदन के साथ राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के साथ तय एवं बदल सकती है। और राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं के विकल्प पर भी अगर देखा जाए तो अधिनियम पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा कह रहा होता है, तो ये केंद्र सरकार द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा, तो राज्य सरकार द्वारा होता है। तो पहला कथन हमारा एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, बात कर लें इसमें जो है अधिवास एवं मानव गतिविधियां प्रतिबंधित रहती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें जो मानव गतिविधियां वो प्रतिबंधित रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही दे रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण है। तो जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण आपको बताना है इनमें से कौन सा है। विदेशज प्रजातियों का समावेश, प्राकृतिक आवास का विनाश, अत्यधिक दोहन और आवासीय प्रदूषण। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 134 और इसका सही जवाब करना है आपको। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो कार्ड तो लगभग सारे दे रखे हैं इसमें। ठीक है, लेकिन जो प्रमुख कार्ड है वो कौन सा है, वो है प्राकृतिक आवास का विनाश। ठीक है, प्रमुख कारण में कौन सा आएगा, तो ये आएगा प्राकृतिक आवास का विनाश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 135 है और इसका आंसर आप सभी को करना है। निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा के प्रभाव हैं। तो अम्ल वर्षा का प्रभाव क्या होता है वो आपको बताना है। कह रहा है कि मृदा की उर्वरक क्षमता में वृद्धि हो जाती है, जलीय पारितंत्र में रोगाणुओं को अनुत्पादक बनाना होता है, या फिर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर कम करना, या फिर कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में देरी। क्या प्रभाव होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, अम्ल वर्षा के क्या प्रभाव होते हैं। तो मृदा की उर्वरक क्षमता में तो वृद्धि किसी भी प्रकार से नहीं होती, आप सभी को पता है। ठीक है, अम्ल वर्षा से मृदा उर्वरक की क्षमता में बढ़े वृद्धि आएगी, ये एकदम गलत दे रखा है। ठीक है, बाकी बात कर लें इसमें जलीय पारतंत्रों में रोगाणुओं का अनुत्पादक बनाना, बिल्कुल यहाँ पर अम्ल वर्षा से क्या होता है, जो जलीय पारतंत्र होते हैं वो रोगाणुओं को अनुत्पादक बनाते हैं। ठीक है, ये भी सही है। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है इससे, और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में भी इसमें देरी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। और सबसे ज़्यादा इसमें जो जलीय पारतंत्र में होती हैं वो मछलियाँ काफ़ी प्रभावित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 136। लेमरू हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो लेमरू हाथी रिजर्व आपको बताना है कहाँ पर मिलेगा आपको ये, केरल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, या फिर असम में। कहाँ पर मिलेगा बताइए, लेमरू हाथी रिजर्व। तो लेमरू हाथी रिजर्व की बात कर लें तो ये आपको जो है रिजर्व छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। और कोरबा वही जिला है जहाँ पर कोयला भंडार काफ़ी ज़्यादा है, कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है कोरबा आपका। तो वहीं पर अगर देखा जाए तो 2007 में आपका लेमुरू हाथी रिजर्व स्थापित किया गया था। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 137 है। इटाई इटाई रोग निम्नलिखित में से किस प्रदूषण का परिणाम है। तो इटाई इटाई रोग आपको बताना है किससे होता है, पारा से होता है, सीसा से, कैडमियम से, या फिर नाइट्रेट से। किससे होता है बताइए। तो इटाई इटाई रोग आपका
कैडमियम की अधिक मात्रा के कारण हो जाता है, जो कि क्या करता है, पानी को प्रदूषित करता है। और इस बीमारी के कारण जो जोड़ों या फिर हड्डियों में क्या होता है, असहनीय दर्द हो जाता है, यानी कि चलने फिरने संबंधी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं इससे। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और यहाँ पर जैसे नाइट्रेट दे रखा है, तो नाइट्रेट से आप सभी को पता है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। और यहाँ पर जो पारा दे रखा है, पारा से क्या होता है, तो पारा से मिनमाता रोग होता है, ये आपको पता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 138 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक स्मॉग का घटक नहीं है? तो कौन सा प्रकाश रासायनिक स्मॉग का घटक नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड? क्या बनेगा बताइए? रासायनिक स्मॉग का घटक नहीं है। तो प्रकाश रासायनिक स्मॉग प्रदूषकों का एक मिश्रण होता है, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के सूर्य के प्रकाश के साथ जो प्रति अभिक्रिया करते हैं, जिसके कारण जो शहरों के ऊपर एक भूरी धुंध बन जाती है। आप सभी को पता है दिल्ली में यह होता है। ठीक है, और अब समय आ रहा है दिल्ली में, क्योंकि ठंडियों में ही अक्सर ये होता है। ठीक है, तो इसमें जो घटक नहीं है वो कौन सा है? तो वो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बाकी नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से किन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों में फुफ्फुस धूलमियता रोग हो जाता है? ठीक है, तो फुफ्फुस धूलमियता रोग जो है वो होने की संभावना कौन से उद्योग में सबसे ज़्यादा रहती है? चर्म शोधन में, कोयला खनन में, मद्य निर्माण में या फिर इस्पात निर्माण में? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? इसको न्यूमोकोनियस भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूमोकोनियोसिस भी बोलते हैं इसको। फेफड़े की एक बीमारी होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कुछ प्रकार के जो धूल कण होते हैं वो जो है सांस लेने के कारण फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसे कार्यस्थल जहां पर कोयला खनन होता है, ठीक है, जहां पर क्या होता है, कोयला खनन होता है, वहां पर अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा बीमारी होने की संभावना है, ये रोग होने की संभावना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 140। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्रुवों से जब हम जाएंगे इधर भूमध्य रेखा की तरफ, तब जो है जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैव विविधता में कमी आएगी, जैव विविधता में वृद्धि होगी, जैव विविधता अपरिवर्तित रहेगी या फिर पहले वृद्धि होगी फिर कमी आएगी? तो आप सभी को पता है कि ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है, जैव विविधता बहुत कम होती है। ठीक है, और जो भूमध्य रेखा की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो क्या होगा, जैव विविधता में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अंतिम 10 प्रश्न आपके बचे हुए हैं। ठीक है, तो फटाफट के अंदाज में उनको भी कर लेते हैं। अंतिम 10 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 141। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा रिसग का क्लिनिकल परीक्षण पूर्ण कर लिया गया है, या निम्नलिखित में से क्या है? तो आपको बताना है रिसग। रिसग क्या होता है? हेपेटाइटिस बी के लिए ओरल वैक्सीन है, डेंगू रोधी डीएनए टीका है ये, इंजेक्टेबल पुरुष गर्भ निरोधक है, या फिर रक्त कैंसर के निदान निदान के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली मानवकृत कार्ड थेरेपी है? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? क्या है रिसग जिसका क्लिनिकल परीक्षण पूरा किया गया है? तो इसकी अगर बात कर लें तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ने अगर देखा जाए तो पुरुषों के लिए इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक का ट्रायल किया है। ठीक है, और इसमें बताया है कि जो गर्भ निरोधक का यह तरीका है अन्य जो तमाम तरीके हैं उससे कई गुना जो है सुरक्षित रहता है। ठीक है, और साथ ही इसमें अगर देखा जाए तो इसे लेने के 13 साल बाद तक अनचाहे गर्भ से सुरक्षा मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लें, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजेक्टेबल पुरुष गर्भ निरोधक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 142। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अपने राजकीय पशु यानी कि नीलगिरी ताहर के लिए के संरक्षण के लिए नीलगिरी ताहर परियोजना प्रारंभ की गई है?
तो नीलगिरी ताहर परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो आप सभी को पता है कि नीलगिरी जो तमिलनाडु सरकार है, उसने जो है राजकीय पशु घोषित किया है इसे, ठीक है? इसने तमिलनाडु ने। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर ले, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 143। निम्नलिखित में से किसे विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विज्ञान क्षेत्र का ये पुरस्कार है, ये आपको बताना है। अशोक गौडगिल को, डॉक्टर जयिता गुप्ता को, या फिर शुभ्रा सुरेश को, या फिर डॉक्टर विजय कुमार मोहंती को। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो ये 2023 का पुरस्कार था आपका, ठीक है? 2023 का स्पिनोजा पुरस्कार था और ये किसे मिला था? तो डॉक्टर जयिता गुप्ता को मिला था, ठीक है? इसको मिला था, डॉक्टर जयिता को मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस के अवसर पर एयर शो का आयोजन किया गया था? तो एयर शो का आयोजन आपको बताना है कहाँ पर किया गया था। तो आप सभी को पता है, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, कानपुर। तो 8 अक्टूबर को ये आयोजन हुआ था आपका, ठीक है? 8 अक्टूबर को ये आयोजन हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये और कहीं नहीं, आपके प्रयागराज में हुआ था, ठीक है? कहाँ पर हुआ था? आपके प्रयागराज में हुआ था और इसमें पहली बार जो है शो में 100 से अधिक विमान शामिल हुए थे, ठीक है? 100 से अधिक विमान इसमें शामिल हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 145 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है, सैरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के अंतर्गत किसी महिला को सैरोगेट माँ बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रताएं निर्धारित की गई हैं, ठीक है? कौन सी पात्रताएं निर्धारित की गई हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 आपके कथन दे रखे हैं और बाकी ऑप्शंस आपको इधर मिलने वाले हैं, ठीक है? 1 और 2, 3 और 4, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके, समझते हैं इसको, ठीक है? सैरोगेसी अधिनियम को। तो सैरोगेसी अधिनियम 2021 जो है, वो आपका जो है वाणिज्यिक जो सैरोगेसी है, वाणिज्यिक सैरोगेसी का मतलब क्या होता है? जो पैसे के बदले आपका होता है, व्यापार करने का मतलब, ठीक है? उस पे क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। लेकिन जो परोपकारी सैरोगेसी की अनुमति देता है, ठीक है? परोपकारी सैरोगेसी की अगर देखा जाए तो अनुमति देता है और यह अधिनियम जो है, वो जनवरी 2022 में से प्रभावी हुआ था। और अधिनियम में सैरोगेसी को एक ऐसी प्रथा के रूप में परिभाषित किया गया है जहां एक महिला एक इच्छुक दंपति के लिए बच्चे को जन्म देती है तथा जन्म के पश्चात बच्चे को इच्छुक दंपति को सौंप देने की इच्छा व्यक्त करती है, ठीक है? और इस अधिनियम का उद्देश्य जो है महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की रक्षा करना है और इसके अनुसार जो परोपकारी सैरोगेसी में गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय भी मिलता है और चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के अलावा सैरोगेट माँ है तो कोई मौद्रिक मुआवजा इसमें नहीं मिलता है, ठीक है? और इसमें जो पात्रताएं आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी पात्रताएं? तो सैरोगेट जो माँ होगी वो दंपति का करीबी रिश्तेदार ही होना चाहिए, ठीक है? सैरोगेट माँ का जो है वो करीबी रिश्तेदार ही होना चाहिए। सबसे पहली पात्रता ये होती है। दूसरा ये होता है कि उसे एक विवाहित महिला होना चाहिए जिसका अपना एक बच्चा हो, ठीक है? क्या हो? एक ऐसी विवाहित महिला हो जिसका जो है एक जीवित शिशु भी होना चाहिए पहले से ही, ठीक है? तभी वो अगर देखा जाए तो सैरोगेट माँ बन सकती है। ये दूसरा हमारा अगर देखा जाए तो सही हो जाएगा। तीसरी चीज़ है कि जो सैरोगेट माँ है उनकी जो आयु होनी चाहिए वो 25 से 35 वर्ष के बीच में उनकी आयु होनी चाहिए, यानी कि तीसरा भी हमारा कथन क्या दे रखा है? तीसरा भी हमारा कथन एकदम सही दे रखा है, ठीक है? और वह अपने जीवन काल में केवल एक बार ही सैरोगेट माँ बन सकती है। इसकी भी बात कर लें तो ये भी एक ज़रूरी तथ्य हो जाता है, ठीक है? क्या होता है? केवल जीवन काल में सिर्फ एक ही बार वो सैरोगेट माँ बन सकती है। इसके अलावा जो है उसके पास सैरोगेसी के लिए जो मेडिकल और मनोवैज्ञानिक फिटनेस है, उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है? यानी कि फिटनेस का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो चारों ही कथन यहाँ पर सही रखे हैं, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? आंसर हमारा बन जाएगा 1, 2, 3, 4। क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4 इसका सही जवाब बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका 146 और यहाँ आपको बताना है मैसूर पैलेस में आयोजित होने वाले दशहरा समारोह की एक प्रमुख विशेषता जो वज्र मुष्टि कलगा है। ठीक है, क्या है? वज्र मुष्टि कलगा निम्नलिखित में से क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, एक प्रकार का प्राचीन मार्शल आर्ट है या फिर रामलीला के सदस्यों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो यहाँ पर ये क्या होता है, तो ये प्राचीन मार्शल आर्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? प्राचीन मार्शल आर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, और करंट का क्वेश्चन तो देख लेते हैं, पुराना करंट हो जाता है। तो शुभमन गिल ये बने थे। ठीक है, कौन बना था? तो शुभमन गिल ये बने थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 2023 वाला है। तो 2023 में अगर बात कर लें तो 125 देशों में 111वां स्थान मिला था, और इस बार की बात कर लें जो 2024 वाला है वो 105वां स्थान मिला है भारत को। ठीक है, तो पहले का भी याद रखना है, इस बार का भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 149, किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 की अगर बात कर लें तो ये किसको सम्मानित किया गया था वो आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो ये हिडी कुन को सम्मानित किया गया था। किसको? हिडी कुन को। हालांकि 2023 का है तो आने की संभावना इसकी कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और आज का फाइनल क्वेश्चन है, आपका अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा सस्टेनेबल फाइनेंस बीजिंग द गैप इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इस रिपोर्ट की बात कर लें तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो ये थी क्लास आज की। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर देंगे। मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।